everyone. Good evening, everyone. Good evening, sir. क्या हाल चाल है बच्चों? आराध्या, कौशल, आयुष, जग्गा, ऋषिक, बंसल एंड शिवांगी. मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है. क्या हाल चाल है सबके? सब ठीक ठाक? सब सही? Yes, sir. चलिए, तो मुझे सिर्फ एक ही बच्चे की आवाज आ रही है, बाकी लोग भी अनम्यूट कर सकते हैं अपने माइक, क्योंकि मुझे पहले आप तो इंट्रोड्यूस करें अपने आप को, फिर उसके बाद जो चीजें हम डिस्कस करनी है वो तो करेंगे, बट पहले तो आपका इंट्रोडक्शन पता चले कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या हैं. हाँ भाई, आराध्या, नाम तो मुझे दिख रहे हैं सबके. आराध्या, आप कहाँ से हैं बच्चे? Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग. I'm from Pantnagar University. एंड वेयर इट इज? Sir, it is in Uttarakhand. ओके, यू आर आल्सो फ्रॉम उत्तराखंड. Yes, sir. तो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गए? No, sir. Schools are not yet started. ओके, नॉट ऑनलाइन, नॉट ऑफलाइन, नथिंग. No, nothing. ठीक है. आयुष, जग्गा, वेयर आर यू फ्रॉम? Sir, I'm from Kothari International School, Noida. ओके, यू आर फ्रॉम नोएडा. ठीक है. एंड यू आर फ्रॉम कोठारी इंटरनेशनल स्कूल. तो खैर अभी तो कुछ हुआ नहीं होगा, कि अभी तो ये भी नहीं पता चला होगा कि कौन सी स्ट्रीम कितने परसेंटेज के बच्चों को मिलेगी या कुछ. अभी तो कुछ नहीं हुआ होगा ना डिसाइड. Sir, list आ गई है. लिस्ट आ गई है, मतलब एडमिशन हो गए या शुरू, या अभी सिर्फ लिस्ट आई है और ये कंफर्म है कि यू विल गो फॉर द साइंस? Sir, confirm हो गया है. ठीक है, कंफर्म हो गया कि आप साइंस स्ट्रीम में जाएंगे, राइट? ऋषिक, बंसल, आप कहाँ से हैं सर? Yes, sir. I'm from Kothari International School, Noida. Okay, you are also from the same school. Good. And who is left? Shivangi. Yes, sir. Sir, I'm from APS Noida, Army Public School, Noida. Okay, I mean all three of you are from Noida and only one we have from Uttarakhand. Okay, ठीक है, चलिए. तो आपकी भी लिस्ट आ गई है शिवांगी? नहीं सर, लिस्ट तो नहीं आई है, बट जो फॉर्म दिया था उन्होंने स्ट्रीम सिलेक्शन का, वो उसमें आपने भर साइंस, अच्छा वो भर दिया और उसमें आपने साइंस सेलेक्ट कर लिया. ठीक है. दिया. यस सर. तो चलिए, जब से भी क्लासेस स्टार्ट होंगी स्कूल की, होंगी नहीं होंगी वो तो अपनी जगह है, वो तो जब करेंगे करेंगे, और उनको क्या है, वो तो जब भी चाहे सिलेबस पूरा कर देंगे. खैर, तो अगर आप लोग कनेक्ट कर रहे हो आज से, तो मुझे एक तो उम्मीद है कि आप बेसिकली पढ़ाना चाहते हो, तभी आप इतना पहले सीरियस हो, वरना तो काफी सारे बच्चों को यही अभी लग रहा है कि भाई एडमिशन होगा तो फिर देखेंगे. तो मैं एक बात तो बहुत क्लियरली यहाँ पर समझ रहा हूँ, जो हम लोग कोरोना देख रहे हैं लास्ट 1 साल से और अभी भी, तो एक लेकिन चीज है, जो एक चीज तय है कि वो पढ़ाई हो ना हो, एग्जाम तो होगा. और वो आप लोगों ने देखा है, भले वो 10th के एग्जाम कैंसिल हुए हैं, बट 11th के एग्जाम कैंसिल नहीं हुए. 11th के एग्जाम स्कूल्स में भी हुए हैं, कुछ स्कूल्स में ऐसा हुआ है कि 50% ऑफ पेपर ऑनलाइन हुए हैं, कुछ स्कूल्स में 50% ऑफ पेपर ऑफलाइन हुए हैं, किसी स्कूल में 100% ऑफलाइन हुआ है और किसी स्कूल में 100% ऑनलाइन हुआ है. तो चाहे वो जैसे भी हो, कोई सा भी मोड हो एग्जामिनेशन का, मतलब ये तो तय है कि एग्जाम हुए हैं 11th के अंदर. 12th वाला एग्जाम अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है, उस पर कोई अभी तक कोई वो पता नहीं है कि क्या होना है, वो डिसाइड करेंगे वो. बट अभी तक तो यही उम्मीद है कि कैंसिल तो नहीं होगा, भले उसका कुछ और तरीका बना ले वो, बट इट इज नॉट गोइंग टू कैंसिल. और आपने ये भी देखा है कि लास्ट ईयर में भी जो कोरोना का ये जो हाल था, उसमें भी आपने ये देखा है कि जेई, IIT जेई के पेपर्स फरवरी में भी हुए और मार्च में भी हुए. ठीक है, वो भले इस बार वाला वो
पोस्टपोन हो गया है अप्रैल में जो होना था, बट ये 2 पेपर्स तो हुए ही हैं। तो एक बात तो और ये है कि भाई एग्जाम होंगे, और अभी तक नीट वाला पेपर जो 1 अगस्त को होना है उसमें कोई कैंसिल का अभी तक कोई वो नहीं है ना, उस पर कोई अभी तक कोई न्यूज है। इसका मतलब अभी तक तो हम ये मान के चल रहे हैं कि नीट का पेपर भी 1 अगस्त को जो डिसाइडेड था वो मोर और लेस होगा ही, बिकॉज ये भी थोड़ी सी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मई जून में थोड़े से केसेस में ठीक ठाक हो जाए तो फिर 1 अगस्त को एग्जाम होगा। इसका मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, पूरी कहानी का एक सिंपल सा मतलब बताएं कि भाई एग्जाम्स तो हों, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, वेदर इट बी एंट्रेंस एग्जाम और 11th और 12th स्कूल एग्जाम्स हो, एग्जाम्स तो होंगे और एग्जाम होना है, ये बात तय है कि एग्जाम होंगे। अब एग्जाम अगर होंगे सर, तो जैसे अभी आपने सुना होगा, आपने सीनियर से कोई सीनियर आपका 11th में हो तो आपने वैसे सुना होगा कि अचानक से पता चला कि भाई 11th का एग्जाम जो है ऑफलाइन होगा और बच्चा बहुत परेशान होगा उसको, क्योंकि पूरे साल तो उसने टाइम पास करा और आखिरी में उसको जब ये पता चला कि 11th का एग्जाम होगा, ऑफलाइन होगा वो भी, तो फिर वो परेशान हो गया। फिर तो वो पता नहीं लोगों को ढूंढ रहा था कि कोई तो पढ़ा दो, ठीक है, तो कोई तो पढ़ा दो वाली बात थी, वो वाली सिचुएशन थी। तो एक्चुअली में ये है कि आपको अगर टाइम मिला है और आपको पढ़ना ही है और जीवन में कुछ करना ही है, तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई पढ़ना तो है, और जब पढ़ना है तो पढ़िए, है ना। और आप पढ़ना चाहते हैं तभी आप कनेक्ट हुए हैं, और ना पढ़ने से तो बहुत बेहतर है कि हम पढ़ें, ठीक है। और वो पढ़ना तो जाहिर है कि आप घर पे बैठे बैठे अगर पढ़ रहे हैं तो इससे अच्छी और क्या बात है सर आज के डेट। खैर, दूसरी बात, आप में से कितने लोग सिर्फ 11th 12th पास करेंगे या उसके आगे भी एंट्रेंस क्वालिफाई करने की चाहत रखते हैं? मतलब आप लोगों का एम क्या है, लक्ष्य जीवन का क्या है? जेई क्रैक करना। ऋषिक का है जेई क्रैक करना, और किसका क्या है? आराध्या आपका क्या है? Sir, same planning to crack JEE. हाँ तो ठीक है, उसमें टेंशन नहीं लेना है। जेई कोई ऐसा कोई वो एलियन टाइप की कोई चीज नहीं है कि जो ढूंढी नहीं जा सकती, ठीक है आराध्या। और आयुष आप क्या सोच रहे हैं? सर मेरा भी जेई क्रैक करना है। वेरी गुड। और शिवांगी? यस सर, सेम। तो देखिए, पहली बात तो मैं कुछ बातें बताता हूँ। एक बात बहुत ईमानदारी की बात है कि जेई क्रैक करना है तो बहुत अच्छी सी बात है। देखिए, एक बात तो ये है कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू क्रैक इन एंट्रेंस एग्जाम। देखो, सारे बच्चे तो नहीं एग्जाम क्लियर कर लेंगे ना, वो बात तो सही है कि अगर सारे बच्चे भी कंसिस्टेंट हो जाएं, सारे एकदम पढ़ने लग जाए, तो सबसे तो क्रैक नहीं हो जाएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो रियलिटी है। बट हमें कोशिश तो उसी में करनी है। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि भाई कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन जिसको कहते हैं ना, वो डिसिप्लिन फ्रॉम द फर्स्ट डे होना चाहिए। डिसिप्लिन इन द सेंस कि अगर मुझे 3 घंटे पर डे पढ़ना है, ठीक है, तो वो 3 घंटे पर डे पढ़ना ही है, चाहे कोरोना काल आ जाए या कोई काल आ जाए, जिसको आप मोनोटोनस भी कह सकते हैं या मोनोटनी भी कह सकते हैं, मगर वो है कि आपको करना है तो ये करना है, दैट इज डिसिप्लिन। अगर आपको कोई होमवर्क दिया गया, असाइनमेंट दिया गया, आपसे ये बोला गया है कि आपको ये असाइनमेंट पूरा करना है, आपको ये असाइनमेंट पूरा करना है, तो आपको वो असाइनमेंट पूरा करना है। अब ये नहीं है कि वो असाइनमेंट दे दिया मास्टर ने और वो असाइनमेंट आपने रख दिया कि भाई कर लेंगे ना कल। तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर वो नहीं होगा। तो एक बात तो सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है डिसिप्लिन, ठीक है, वो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट डिसिप्लिन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो पहला पॉइंट ठीक है। दूसरा पॉइंट बेटा कि जब आप 10th पास करके आते हैं, अच्छा ये दूसरे वाले पॉइंट में मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ कि जब अपन 10th पास करके आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई 10th पास करके अगर अपन आए हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, जेई कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ठीक है। और हमें कुछ दिन के बाद जब हम 11th का जब चैप्टर्स पढ़ने शुरू करते हैं 11th के, तो फिर ये आता है कि भाई क्यों ले लिया साइंस, ये तो बहुत ज्यादा कठिन हो रहा है, ये इस तरह की चीजें आती है दिमाग में। तो बेटा ऐसा नहीं है, कोई चीज कठिन नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप हिस्ट्री भी मन से पढ़ोगे तो बड़ी सारी चीजें हिस्ट्री में भी करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपके लिए हो जाएगी, ठीक है, वो तो जो है वो वही रहेगा। तो कोई भी चीज आपकी डिफिकल्ट नहीं हो जाएगी, ऐसा मत समझिएगा। बट मेरा पॉइंट ये है कि सर आपको अगर ड्रीम है किसी चीज का तो वो ड्रीम आपको मेंटेन रखना है, बरकरार रखना है। वो ऐसा नहीं कि दूसरे दिन आपका वो ड्रीम खत्म कर दे, ठीक है। तो मतलब पहले दिन में अगर आप जेई कह रहे हैं तो दूसरे दिन भी ये एम रहना चाहिए कि भाई जेई, और जब तक जेई क्रैक नहीं हो जाए तब तक ये एम रहना चाहिए कि भाई जेई ही क्रैक करना है, कोई दूसरा काम नहीं करना, हमें जेई क्रैक करना है, ठीक है। तो ये दिमाग में एकदम बसा हुआ होना चाहिए, ये एम बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए कि हमें जेई मतलब जेई,
और कोई दूसरा उसका मतलब नहीं, ठीक है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टू द लास्ट डे आपके मन में यही होना चाहिए कि जेई क्रैक रखिएगा। एक तो एक कंसिस्टेंसी, दूसरा पॉइंट ये है कि भाई ड्रीम शुड नॉट बी शैटर्ड एट एनी पॉइंट। आपको ये जो ड्रीम है वो मेंटेन रखना है। उसके साथ साथ आपको हमेशा ये करना है बेटा, एक और चीज जो डिसिप्लिन में कह रहा था उसमें एक बात ये भी आती है कि जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि कोई असाइनमेंट दिया गया या आपको क्लास में कुछ डिस्कस किया गया, आपको क्लास नोट्स है आपके पास और आपको क्लास में कुछ चीज पढ़ाई गई और क्लास नोट्स है आपको, तो ऐसा नहीं है कि फिर उसको 1 महीने के बाद हम उस नोट्स को खोल के देखें, ठीक है। उसको ऐसा नहीं करेंगे कि हम 1 महीने के बाद देखेंगे कि पता नहीं सर ये क्या है नहीं है, वो 1 महीने के बाद नहीं करेंगे, ठीक है। जो चीज जिस दिन पढ़ाई गई है उसी दिन उसको रिवाइज करना, ठीक है। उसके लिए मुहूर्त नहीं निकालना, उसको रिवाइज करना है भाई, सेम डे वो काम करना है तो करना है। होता यह है कि जिस दिन जो चीज पढ़ाई गई है वो उस दिन आप नहीं करते हो, आपको ऐसा लगता है अच्छा आज क्या पढ़ा लिया मास्टर ने, आज तो कोई बात ही नहीं करी, 1 ही पेज तो पढ़ा है। उसके बाद आपको लगता है अच्छा दूसरे दिन के 2 ही पेज तो पढ़ा है, कोई बड़ी चीज तो करी नहीं है सर ने। तो जब आपको ऐसा लगता है और आप इसको ऐसा छोड़ते जाते हो तो वो पाइल अप होता जाता है, वो चीजें पाइल अप होती जाती हैं। और जब वो फिर आप अचानक से उसको खोलते हो पढ़ने के लिए, तो जब आप उसको अचानक से खोलते हो पढ़ने के लिए तो बड़ी सारी चीजें होती है जो आपको पल्ले नहीं पड़ती हैं उस वक्त। तो आपको लगता है पता नहीं यार क्या पढ़ाया था, या आपको लगता है फिर आप घबराते हो, फिर पैनिक होते हो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है खामखा। तो इसलिए टाइम रहते अगर हम कर लें चीजों को तो वो ज्यादा अच्छा है। और टाइम रहते करने के लिए हमें रोज का रोज चीजों को करना है, जो भी पढ़ाया जाए वो रोज का रोज पढ़ना है, अपने ड्रीम्स को एकदम हर रोज मेंटेन रखना है और डिसिप्लिन में रहना है, तो हम कुछ कर पाएंगे जीवन में। अगर ये नहीं करेंगे तो कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा जी। अच्छा, दूसरी बात, कोई बच्चा ये भी मन में सोच रहा होगा कि सर सब पढ़ेंगे तो सबका जेई निकल जाएगा। भैया अगर जेई नहीं भी निकले और आपने ईमानदारी से मेहनत करी है जीवन में, तो उस मेहनत का कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको अच्छे तरीके से मिल ही जाएगा। समझ रहे हैं? आपको सिर्फ ये नहीं कि बस जेई नहीं निकला तो जीवन नहीं है, नष्ट हो गया जीवन, डॉक्टर नहीं बन पाएंगे तो जीवन नष्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अगर मेहनत करी है तो वो मेहनत आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट देके मेहनत हो जाएगी। और अगर आपने मेहनत नहीं भी करा है तो जेई आईआईटी में एडमिशन होने के बाद भी ये पॉसिबिलिटी है कि आप आईआईटी ना कर पाए। इसीलिए आपको अपने आप को ना बिल्कुल, मेहनत का मतलब ये नहीं कि आपको रिक्शा चलाना है, मेहनत का मतलब ये कि आपको लगना है चीजों के पीछे, आपको क्वेश्चंस के पीछे लगना है। ये नहीं कि स्पून फीडिंग वाली आदत कि अच्छा एक बार ट्राई किया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अच्छा सोल्यूशन देख लेते हैं, अच्छा हमसे नहीं हुआ ठीक है मास्टर तो है ही है ना, मास्टर से पूछेंगे। नहीं, उसके पीछे अपनी पहले पूरी मेहनत करनी है और जब नहीं हो पाए तब फिर मास्टर के पास आए। क्लियर है? तो ये चीजें जिस दिन आप कर लेंगे बेटा, जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। जी निकले मत निकले उससे फर्क नहीं पड़ता, जीवन में अच्छा कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये मतलब है इसका। चलिए सर, तो बहुत हो गई भाषण वाली बातें। अब मैं आता हूँ आपके सिलेबस पर। तो आज जो मैं कहानियां स्टार्ट करूंगा, बहुत बेसिक से डिस्कशन से कहानियां स्टार्ट करूंगा। और आज का जो भी लेक्चर है बहुत बेसिक सा लेक्चर है, बहुत बेसिक सी डिस्कशन है, बहुत बेसिक सी कहानी है, बहुत बेसिक सी बात है। जी सर, तो मैंने आपसे कहा कि आज का जो डिस्कशन है वो बहुत बेसिक सा डिस्कशन है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं, बहुत बेसिक सी बातें हम करेंगे। और उन बेसिक बातों को समझना है, बिल्कुल डेफिनेशन टाइप की चीजें हैं, कोई ऐसा रॉकेट साइंस डिस्कशन नहीं है जो आपको नहीं पल्ले पड़े आज या आपको नहीं समझ में आए। तो चलो उन चीजों को हम स्टार्ट करते हैं, उन चीजों को समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिस्कशन हम आज करेंगे वो है यूनिट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट का, है ना। तो आज
ये इस तरह की बेसिक बातों पे हम डिस्कशन करेंगे। डिफरेंट फॉर्म ऑफ यूनिट को हम देखेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ यूनिट पे बात करेंगे, ठीक है। मेजरमेंट क्या होता है उस पर डिस्कशन करेंगे कि मेजरमेंट किस चीज को कहते हैं, बचपन से हम करते आ रहे हैं, बट व्हाट इज मेजरमेंट वो हम समझेंगे। यूनिट का क्या मतलब है, कितने फॉर्म ऑफ यूनिट्स होते हैं, क्वांटिटी का क्या मतलब है, फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है, तो इन चीजों को हम समझेंगे सर। तो इन चीजों पे हम बात कर लेते हैं सर, ठीक है। तो चलिए सर, टॉपिक का नाम डालिए, यूनिट एंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। टॉपिक का नाम डालिए, यूनिट एंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। यूनिट एंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। चलिए सर, आप लोगों को मेरी आवाज जा रही है अभी? यस सर। ठीक है, तो चलिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे मैंने लिखा है फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है, इस बात को समझते हैं। तो सर, सबसे पहली चीज, व्हाट इज मेंट बाय फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो, दुनिया में हम जितनी भी क्वांटिटी, जितनी भी चीजों को पढ़ते हैं ना, जैसे फोर्स हो, डिस्टेंस हो, वेलोसिटी हो, मास हो, डेंसिटी हो, ये सब की सब फिजिकल क्वांटिटी है। ये सब अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये सब की सब अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर, फिजिकल क्वांटिटी है क्या, कहते किसको हैं, ये क्या चीज है। तो इस बात को समझो। बेसिकली बेटा, अगर हम दुनिया का कोई भी मैटर कंसीडर कर लें, मैटर का दूसरा मतलब ऑब्जेक्ट कह लो, तो दुनिया में जितने भी मैटर हैं, उन सारे मैटर के पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे अगर कोई मैटर है तो उसमें मास होगा, अगर कोई मैटर है तो उसकी कुछ डेंसिटी होगी, अगर कोई मैटर है तो उसका कुछ वॉल्यूम होगा। तो एवरी मैटर हैज सम प्रॉपर्टीज, ठीक है। कि अगर वो मैटर है तो उसके अंदर ये कुछ प्रॉपर्टीज है। मैटर पे हम फोर्स लगा सकते हैं। मैटर पे अगर फोर्स लगेगा तो वो डिस्टेंस कवर करेगा। मैटर पे अगर फोर्स लगेगा तो वो वेलोसिटी एक्वायर करेगा, स्पीड एक्वायर करेगा, वो एक्सेलरेट करेगा। तो ये सारी की सारी क्या चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें मैटर की प्रॉपर्टी है। अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि मैटर अगर कहीं पर है तो स्पेस में कहीं पर होगा। फिर अगर मैं आपसे कहूं मैटर अगर चल रहा है तो टाइम के साथ उसके पोजीशन में चेंज हो रहा होगा। या अगर उस मैटर का वॉल्यूम चेंज हो रहा है या मास चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि टाइम के साथ उसके मास में चेंज आ रहा है, या उसके डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, या उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मैटर जो है उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, और ये सारी प्रॉपर्टीज में से वो प्रॉपर्टीज जो मेजरेबल हो,
मैटर की ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो मेजरेबल हो, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चाहे हम उसको डायरेक्टली मेजर कर लें या हम उसको इनडायरेक्टली मेजर करें। अभी मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब समझाऊंगा, डोंट वरी। बट मैटर की ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो मेजरेबल है, उस सारी प्रॉपर्टीज को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिर से सुनिए, मैटर की ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जो मेजरेबल है, वो सारी की सारी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? उन सारी क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब वो मेजरमेंट कैसे होगा? तो वो मेजरमेंट या तो डायरेक्टली हो जाएगा या वो मेजरमेंट इनडायरेक्टली होगा। मैं लिखवाऊंगा बट पहले सुने। अब डायरेक्ट मेजरमेंट का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं आपसे कहूं ये कोई लाइन है और इस लाइन की लेंथ मेजर करनी है, या आपको एक लाइन दिख रही होगी, इस लाइन का हमें लेंथ मेजर करना है, ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इस लाइन का लेंथ मेजर करना है तो इस लाइन के लेंथ को मेजर करने के लिए मुझे एक चीज समझाइए कि इस लाइन की लेंथ को मेजर करने के लिए, मेरी आवाज आ रही है सर? Yes, sir. ठीक है, मुझे एक बात बताइए, इस लाइन की लेंथ को अगर मुझे मेजर करना है तो इस लाइन के लेंथ को मेजर करने के लिए क्या मुझे कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, या मैं इस लाइन की लेंथ को मेजर कर सकता हूं विदाउट अप्लाइंग एनी मैथमेटिकल फॉर्मूला? विदाउट एनी मैथमेटिकल फॉर्मूला। ऑब्वियसली विदाउट एनी मैथमेटिकल फॉर्मूला। इसके लिए कोई मैथमेटिकल फॉर्मूले की तो जरूरत नहीं है ना। अगर कोई लाइन है, उसकी लेंथ मेजर करनी है, तो उसके लिए आपको कोई मैथमेटिकल फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। बिना मैथमेटिकल फॉर्मूले के आप उसकी लेंथ मेजर कर सकते हो। इसी तरह से अगर मान लो कि किसी बॉडी का हमें मास मेजर करना है, तो अगर हमें बॉडी का मास मेजर करना है तो उस बॉडी के मास को मेजर करने के लिए कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला थोड़ी ना चाहिए। हमें मालूम है कि मास को मेजर करने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं? तो मास को मेजर करने के लिए हम सिंपली ये कर सकते हैं कि भाई हम अपना कॉमन बैलेंस यूज कर लें, और अगर हम कॉमन बैलेंस यूज कर लेंगे तो हमें मास मेजर हो जाएगा। ठीक है, तो हम मास को ऐसे मेजर कर सकते हैं, है ना? तो हम मास को मेजर करना हो तो डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेंथ मेजर करना हो तो हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। टाइम मेजर करना हो तो कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। हम टाइम को कैसे मेजर कर लेंगे, तो टाइम को भी हम डायरेक्टली मेजर कर लेंगे। तो ये बेटा ऐसी सारी क्वांटिटीज हैं जिसके लिए मेजरिंग स्केल्स है हमारे पास। उसको मेजर करने के लिए हमें कोई मैथमेटिकल फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, मतलब हम डायरेक्टली उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। बट बेटा अगर मान लो कि किसी सरफेस की हमें एरिया मेजर करनी है, इफ आई हैव टू मेजर द एरिया, तो एरिया मेजर करने के लिए कोई स्केल है क्या? डू यू हैव एनी स्केल टू मेजर द एरिया ऑफ द बॉडी, एरिया ऑफ द सरफेस? डायरेक्टली स्केल लगाओगे और एरिया मेजर हो जाएगा? सर बताओ सर। No, sir, we have to apply formula. Obviously we have to apply formula, और इसके लिए अपने डिफरेंट फॉर्मूलाज पढ़े हैं, Different formulas. है ना? आपने डिफरेंट फॉर्मूला पढ़े हैं कि अगर वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर आप मेजर कर रहे हो तो लेंथ इनटू ब्रेथ करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कर रहे हो तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट करोगे। सिमिलरली अगर आप डेंसिटी मेजर करना चाहते हो, तो डेंसिटी मेजर करने के लिए आप क्या करोगे, तो मास अपॉन वॉल्यूम करोगे डेंसिटी मेजर करने के लिए। इसी तरह से आप ऐसी क्वांटिटीज भाई मेजर तो हो रही हैं, बट मेजर डायरेक्टली नहीं हो रही। वो मेजर कैसे हो रही है? इनडायरेक्टली का मतलब ये है कि अगर हमें एरिया मेजर करना है, तो एरिया मेजर करने के लिए मुझे लेंथ भी मेजर करना पड़ रहा है और मुझे ब्रेथ भी मेजर करना पड़ रहा है, और ये जब दोनों में मेजर कर लेता हूं तब मुझे एरिया मेजर होता है, तो डायरेक्टली नहीं हो रहा है। तो ऐसी क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी ये भी मेजर हो रही है, ठीक है, मेजर तो ये भी हो रही है। अलग बात है ये डायरेक्टली मेजर नहीं हो रही, इनडायरेक्टली मेजर हो रही है, बट मेजर तो हो रही है। तो चाहे क्वांटिटी डायरेक्टली मेजर हो या क्वांटिटी इनडायरेक्टली मेजर हो, कोई भी तरीका हो मेजरमेंट का, either the quantity is measured directly or it is measured indirectly. In both of the cases, such a quantity will be called as physical quantity. बस वो measure हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? Physical quantity. Is it clear to all four of you? Aradhya, Ayush, Rishik and Shivangi. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो सिंपली आप इसकी अगर किसी के मन में डेफिनेशन लिखने की चाहत हो, अच्छा एक बात और, इससे पहले कि मैं डेफिनेशन लिखूं,
तो ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है बेटा, हमेशा याद रखिएगा कि इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में आपके लॉज ऑफ फिजिक्स एक्सप्रेस्ड होते हैं या डिफाइन होते हैं। मतलब जितनी भी ये फिजिकल क्वांटिटीज है ना, सारे के सारे जो फिजिक्स के लॉज है इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज पे बेस्ड है। क्या मतलब सर? जैसे फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, और फोर्स से रिलेटेड एक लॉ आप पढ़ते हैं, न्यूटन्स का सेकंड लॉ, ठीक है? तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है आपका F = ma वाला, वो किस पे बेस्ड है? फिजिकल क्वांटिटी पे। उसमें क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी है? फोर्स है, मास है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, ठीक है? तो फिजिकल क्वांटिटी की एक खास बात ये भी है कि ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है? या ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स आर बेस्ड ऑन द फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेसिकली आप फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, any measurable property of matter which can be measured directly or indirectly, directly or indirectly, and in terms of which laws of physics are defined, is known as physical quantity। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। समझ में आ गई बात? सर जो लोग ये लिख रहे हैं, लिख लिया बच्चों कि भाई कोई सी भी मेजरेबल प्रॉपर्टी मैटर की जिसको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ये सबने लिख लिया बेटा? हाँ ना बोल। अगर लिखना हो तो लिख लिया हो, आगे बढ़ सकते हैं। Yes. ठीक है। तो सर ये फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन है। अच्छा मैं तुम्हें एक बहुत जोरदार सवाल बताऊं। कल रात में ये सवाल मेरे पास आया है, एक क्वेश्चन मेरे पास आया है कि सर आपने बोला कि कोई भी मैटर की कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, विच इज मेजरेबल, उसको अपन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो ठीक है सर, बाकी चीज तो समझ में आ रही है, बट टाइम मैटर की प्रॉपर्टी है, ये कैसे कह सकते हो? और अगर टाइम मैटर की प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर उसको फिजिकल क्वांटिटी कैसे कह सकते हैं? और अगर हम टाइम भी याद रखिएगा कि फिजिकल क्वांटिटी है ना? अगर टाइम मैटर की प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर फिजिकल क्वांटिटी क्यों है? और अगर वो फिजिकल क्वांटिटी है तो फिर मैटर की प्रॉपर्टी कैसे है? वो आपके भेजे में बात हटी, मैं क्या सवाल कह रहा हूँ? ये क्वेश्चन मेरे पास कल पहुंचा है, कल रात। तो वैसे तो आप इसका पूरा एक्सप्लेनेशन अभी तो नहीं समझ पाएंगे, बट एक बात याद रखिएगा कि टाइम डायरेक्टली अगर मैं देखूं तो टाइम भले ऐसे दिख रहा होगा कि मैं कोई एक मैटर मान लूं, तो मैटर में कोई टाइम थोड़ी होता है। टाइम को कैसे डिफाइन करोगे आप मैटर के लिए? ठीक है, टाइम को डिफाइन कैसे करोगे मैटर के लिए? कोई तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिससे आप टाइम को डिफाइन करोगे मैटर के लिए। भाई मैटर का मास दिखाई दे रहा है आपको, डेंसिटी दिख रही है आपको, वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, बट टाइम थोड़ी उसमें दिख रहा है आपको। तो फिर फिजिकल क्वांटिटी कैसे हुई? तो याद रखिएगा कि टाइम इज इनडायरेक्टली अ फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज ये आगे आप कभी जीवन में पढ़ेंगे फिजिक्स तो आपको समझ में आएगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, कभी नाम सुना है आप लोगों ने? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी Yes, sir. कभी सुना हो? आइंस्टाइन साहब का नाम सुना हो आप लोगों ने? आइंस्टाइन, Yes, sir, yes. आइंस्टाइन Yes, की एक sir. थ्योरी है जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एंड इन दैट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी he एक्चुअली कंबाइंड द टाइम एंड स्पेस विथ मैटर। अगर इतनी बात नहीं भी समझ में आए तो सीधी सी बात समझो कि आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मैटर और टाइम को रिलेट किया है।
ठीक है, इसका मतलब है कि आपको भले वो डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहा, जैसे आप वॉल्यूम देख पा रहे हो या मेजर कर पा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है ना, वॉल्यूम का एक सेंस आपको समझ में आ रहा है कि कोई मैटर है तो उसका वॉल्यूम है, वो सेंस समझ में आ रहा है, कोई मैटर है तो उसका मास है, वो सेंस आपको समझ में आ रहा है। बट टाइम का सेंस आपको मैटर के केस में नहीं समझ में आ रहा है। तो आप एक बात याद रखिएगा कि टाइम का जो मामला है वो है, मतलब टाइम इज फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज टाइम इज ऑल्सो रिलेटेड विद द मैटर। ठीक है, आपका किसी भी चीज का दुनिया में एग्जिस्टेंस या किसी भी मैटर का दुनिया के अंदर एग्जिस्टेंस बिना टाइम के नहीं हो सकता। जैसे मैंने इसीलिए शुरू में जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने आपसे बोला था कि कोई भी मैटर अगर चलेगा तो कब कहां पर पहुंचेगा, उसके लिए टाइम तो चाहिए आपको। तो टाइम एक मेजरेबल प्रॉपर्टी तो है सर, which is related to matter not directly but indirectly। क्लियर है? तो इसीलिए टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। एनीवेज आप कितना समझे कितना नहीं मुझे नहीं पता, बट अगर आप फिजिकल क्वांटिटी समझ गए तो आगे समझिए। फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों। एक क्वांटिटी को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी को हम कहते हैं मेरे बच्चों ड्राइव्ड क्वांटिटी। आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी कि फिजिकल क्वांटिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्यों करते हैं, थोड़ा सा बुद्धि चलाओ। मैंने आपसे बोला कि फिजिकल क्वांटिटी में दो तरह की बात हो रही है। एक तो ऐसी क्वांटिटीज हैं जो डायरेक्टली मेजर हो रही है और एक ऐसी क्वांटिटी है जो इनडायरेक्टली मेजर हो रही है। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, वन इज दोज व्हिच इज डायरेक्टली मेजर्ड and the another one is those which is not directly measured but indirectly measured। measure हो रहा है but indirectly, दूसरी क्वांटिटी हम मेजर करके कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो वो मेजर होता है। तो इसीलिए फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, एक को हम कहते हैं फंडामेंटल और दूसरे को हम बच्चों क्या कहते हैं, ड्राइव्ड। फंडामेंटल किसको कहते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्टली मेजर हो जाए। फंडामेंटल मतलब बुनियादी, मैटर है तो वो प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी डायरेक्टली मेजर हो रही है। ठीक है, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली एंड व्हिच डजंट डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट। जैसे अगर मुझे लेंथ मेजर करना है तो ऐसा थोड़ी है कि लेंथ को मेजर करने के लिए मुझे वॉल्यूम मेजर करना पड़ेगा पहले और फिर लेंथ मेजर होगा, नहीं, डायरेक्टली मेजर हो जाएगा। ये मास मेजर करना है तो मास मेजर करने के लिए ऐसा नहीं है कि मुझे मास मेजर करने के लिए डेंसिटी मेजर करूंगा तब मास मेजर होगा, नहीं, आई हैव अ कॉमन बैलेंस एंड विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन मेजर द मास। ठीक है, तो ऐसी कोई क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, इंडिपेंडेंट है वो, उसके मेजरमेंट के लिए दूसरे क्वांटिटी को मेजर करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसी क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है, विच इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड विच डजंट डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट। तो क्या है बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी को हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज which does not depend on other physical quantities for its measurement। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम कौन सी क्वांटिटी कहते हैं, बोलना पड़ेगा यार, आप लोग बिल्कुल ही नहीं बोलते हो। आप लोग एक चीज याद रखो, ऐसे में पढ़ाना मुश्किल हो जाता है ना, दोनों तरफ से बात होनी चाहिए। अपन मन की बात नहीं कर रहे हैं जो एक तरफी होगी, अपन आपस का इंटरेक्शन कर रहे हैं तो दोनों तरफ से होनी चाहिए बात। ठीक है, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी, इसमें कोई शक वाली बात? नो सर। नो सर। अब देखिए दुनिया के अंदर, मैं इसको दूसरे स्लाइड पे लिखता हूँ, दुनिया के अंदर देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड अदर देन दोस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज सारी की सारी ड्राइव्ड क्वांटिटी है। वो सारी की सारी जो क्वांटिटीज है वो ड्राइव्ड है, जो अभी हम बताएंगे ड्राइव्ड क्या है। बट उससे पहले एक बात समझ लो, सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, और दुनिया की जितनी भी क्वांटिटीज है ना अदर देन दिस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो सारी की सारी क्वांटिटी इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी ही से बनी है। और वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या हैं? वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बच्चों। कितनी फंडामेंटल? सिर्फ 7।
फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी? तो सिर्फ 7। और वो क्या क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या हैं? तो चलो वन बाय वन हम बात करते हैं। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी मास, तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम, फोर्थ वन इज टेम्परेचर, ये सब आपने नाम सुने हुए ये सब। पांचवी फंडामेंटल क्वांटिटी इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब मैं अभी समझा देता हूँ आपको। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप केमिस्ट्री में पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का बेसिक मतलब है कि कोई अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर कितने उस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो वो तो फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाएगी, क्योंकि उस पार्टिकल को मेजर करने के लिए आपको कोई दूसरी चीज मेजर करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, मान लो इंसान के अंदर अगर मैं सिर्फ हड्डी, बोन्स अगर मैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन मान लूं तो कितने बोन्स होते हैं? तो आई थिंक 206 बोन्स होते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको किसी और चीज को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बोन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में उस ऑब्जेक्ट के कितने पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, दैट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसी तरह से सिक्स्थ वन इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये नाम भी आपने नहीं सुना है, ऑल्दो आपको ये 11th-12th में पढ़ना नहीं है इस टॉपिक को, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ल्यूमिनस का बेसिक मतलब आप समझ लीजिए अभी के लिए लाइट। ल्यूमिनस का बेसिक मतलब अभी आप अपने लिए समझ लें लाइट, और इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी, ठीक है, या पावर, या आप ऐसे कह लें एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। देखो इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, ऑल्दो आपको ये पढ़ना नहीं है 11th और 12th में, सिर्फ बिकॉज ये टर्म आया तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर मैं कोई बल्ब जला दूं, मान लो कि अगर मैंने यहाँ पर कोई बल्ब जला दिया, ठीक है, और इस बल्ब के नीचे मैं कोई सरफेस रख दूं, नीचे कोई सरफेस रख दूं, तो इस बल्ब से लाइट एनर्जी इस सरफेस पे पहुंच रही होगी। तो लाइट एनर्जी, कितनी लाइट की एनर्जी इस सरफेस के थ्रू पास कर रही है, एनर्जी कितने एरिया पे गिरी, कितने टाइम, मतलब व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉल्स ऑन दिस सरफेस एरिया in how much of time, that is basically known as energy per unit area per unit time is known as intensity। इसी को अपन क्या नाम देते हैं? This is called as intensity। समझ में आई बात? इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। और लिमिनस का क्या मतलब होता है? लाइट। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको समझ में आ गई बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये सिर्फ देयर आर ओनली दीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को हम 7 डायमेंशंस भी कहते हैं। 7 डायमेंशंस ऑफ वर्ल्ड, ये 7 डायमेंशन भी कहे जाते हैं। 7 डायमेंशन, वो डायमेंशन नहीं एक्स वाई एक्सिस वाला डायमेंशन नहीं, इसको 7 डायमेंशन मेजरमेंट के टर्म्स में कह रहे हैं कि बाकी सारी क्वांटिटीज इन्हीं 7 से फॉर्म हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसको 7 डायमेंशंस का भी नाम देते हैं कि यही 7 क्वांटिटी अगर आपको पता है, अवेलेबल है, तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की को मेजर कर सकते हो बाय यूजिंग दिस 7 क्वांटिटीज। ठीक है, कोई भी 2-3 क्वांटिटी को इधर उधर करके सिंप्लीफाई करके आप कुछ भी मेजर करें, उन सब में इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से चीजें कैलकुलेट होती है या मेजर होती है। इसीलिए हम इसको 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। या आगे फिर से मैं रिपीट करूंगा, इन द केस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। अब मैं वापस आता हूं, ये तो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको बता दिया। फंडामेंटल में मैंने आपसे बता दिया कि ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और ये किसी पे डिपेंड नहीं करती फॉर इट्स मेजरमेंट। अब आते हैं ड्राइव्ड पे। ड्राइव्ड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी क्वांटिटी जो भाई डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकती, और इनफैक्ट वो क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जो किस पे डिपेंड करती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं फॉर इट्स मेजरमेंट। तो ऐसी क्वांटिटी को अपन क्या कहेंगे? ड्राइव्ड। बता देता हूं, फिजिकल क्वांटिटीज which depends on other fundamental quantity for its measurement। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी
जो किस पे डिपेंड करती है? जो डिपेंड करती है फंडामेंटल क्वांटिटीज पे फॉर इट्स मेजरमेंट। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लूं, बच्चों मेरे स्पीड सुना होगा आपने, कोई मुझे बता सकता है स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी गुड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब अगर आपको स्पीड मेजर करना है तो यू नीड टू नो द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, यू नीड टू नो द वैल्यू ऑफ टाइम। ठीक है, और डिस्टेंस का मतलब एक तरह से मैं डिस्टेंस को क्या कह सकता हूँ? लेंथ ही तो है, डिस्टेंस इज नथिंग बट लेंथ, और टाइम तो टाइम है। अब देखो, लेंथ भी अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटी और टाइम भी अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो? आपने दो फंडामेंटल क्वांटिटी ली, एक का नाम है लेंथ, दूसरे का नाम है टाइम, दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, यू गॉट द वैल्यू ऑफ स्पीड। इसका मतलब स्पीड इज दैट ड्राइव्ड क्वांटिटी व्हिच इज डिपेंडिंग ऑन टू फंडामेंटल क्वांटिटीज, वन इज लेंथ, अनदर वन इज टाइम। क्लियर? अब मुझे एक बच्चे ने बोला कि सर आपने बोला कि जितनी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव होती है। मैंने कहा हाँ। अभी बच्चे की बात बता रहा हूँ, अभी 3-4 क्लास पहले किसी ने बोला, तो उस बच्चे ने बोला मास्टर फिर ऐसा है अगर, तो एक्सेलरेशन अगर मैं लिखूं एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो सर वेलोसिटी बाय टाइम है। मैंने कहा हाँ। तो उसने बोला सर वेलोसिटी इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी। पता नहीं सर, हमारे बच्चों को तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। सर आपको उस बच्चे का डाउट समझ आ रहा है? उस बच्चे ने मुझे क्या बोला? Yes, sir. नहीं ऐसे नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा। ठीक है, अपन पढ़ेंगे तो बात करके पढ़ेंगे, है ना। अपन वो थोड़ी है, मैं अपनी दर्द भरी दास्तान थोड़ी सुना रहा हूँ। ए बाबू, ए बच्चों, ए शिवांगी, माइक अनम्यूट कर सकती हैं आप? यस सर। बेटा मुझे एक बात बताइए कि मैं ऐसा थोड़ी सुना रहा हूँ कि अकबर की कहानी सुना रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ क्या? नहीं सर। ऋषिक, Yes, sir. मैं अपने घर की कोई कहानी सुना रहा हूँ क्या? नहीं, sir. अच्छा। आयुष जग्गा, Yes, sir. बच्चे मैं मन की बात कर रहा हूँ क्या? No, sir. ऐसा भी नहीं कर रहा। ठीक है, ऋषिक से पूछ लिया, शिवांगी से। आराध्या, Yes, sir. ऐसा तो नहीं कि अपन रेडियो ट्रांसमिशन पे हैं जिसमें No, सिर्फ, sir. हाँ, जिसमें चैनल पे जो बात होगी वो सिर्फ मैं बक रहा हूँ। तो अपन पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स sir. आती है बातचीत करके। ये लोगों ने गलतफहमी फैलाई हुई है, गलतफहमी समझ रहे हो, रूमर है ये कि फिजिक्स ज्यादा कठिन है कि मुंह हाथ बना के एकदम ऐसे बैठ के पढ़ोगे तब आएगी। अब बेवकूफ है वो, पागल है वो। एक प्रोफेसर है जिनका अब तो रिटायर्ड हो गए, एमआईटी में एक प्रोफेसर थे, एमआईटी, ठीक है, उनका नाम है वॉल्टर लुइन। कभी सुना है? कहाँ सुना है सर? अभी No, जीवन sir. में हमने कुछ अच्छा किया कहाँ? वॉल्टर लुइन, यूट्यूब पे सर्च करना, यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है इनके लेक्चर्स। एमआईटी के प्रोफेसर, हिंदुस्तान के बाहर। इनका कहना है कि अगर फिजिक्स को कोई बोर, मतलब अगर फिजिक्स के स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ रहा है और वो बोर हो रहा है, तो ये फिजिक्स पढ़ाने वाले की गलती है। उनका स्टेटमेंट कुछ और है, वो मैं स्टेटमेंट बोल नहीं रहा हूँ। ये फिजिक्स पढ़ाने वाले की गलती है। इसका मतलब है कि टीचर शुड बी ब्लेम्ड फॉर मेकिंग फिजिक्स बोरिंग। ये बहुत बड़े प्रोफेसर की मतलब बात कह रहा हूँ मैं। वॉल्टर ल्यूइन आज की डेट में रिटायर्ड हो गए। इसका मतलब फिजिक्स ये नहीं है कि आप ऐसे कहानी की तरह उसको सुनेंगे, नहीं, आपस में बातचीत करके सुनेंगे यार, तभी तो नए नए सवाल पैदा होंगे। एक बच्चे ने मुझे अभी, तुम कहोगे पता नहीं ये बार बार बोल ही देता है, भाई इतने साल मैंने पढ़ा लिया कि बच्चों ने बहुत कुछ पूछ लिया इतने सालों में, तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ चीजों को। एक बच्चे ने बोला, इसी साल मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि सर आप हर साल एक ही चीज पढ़ाते हो, आप बोर नहीं होते? तो मैंने उसको 2 जवाब दिए। पहला तो जवाब ये है कि हर साल इसलिए हम बोर नहीं होते क्योंकि हमारे पास हर साल वही पढ़ाते हम वही हैं, बट बच्चे नए आते हैं। दूसरी बात इसलिए भी बोर नहीं होते कि हर साल कुछ ना कुछ नए डाउट्स हमारे पास आते हैं जो उससे पहले नहीं पूछे हैं किसी बच्चे ने। समझ रहे हो आप मेरी बात? इसलिए बेटा मैं बच्चों से बात इसलिए करता हूँ या उनको बार बार इसलिए बोलता हूँ या बुलवाता हूँ ताकि वो अपने डाउट्स बनाएं, मुझ तक पहुंचाएं, मैं अपनी बात उन तक पहुंचाऊं।
दूसरी बात है अपन ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि तुम लेट के पढ़ रहे हो कि तुम बैठ के पढ़ रहे हो कि तुमने मोबाइल कहीं और रख दिया है, सिर्फ ब्लूटूथ वाला वो ईयरफोन कनेक्ट करके घूम रहे हो, ये मुझे नहीं पता। तो मुझे कंसंट्रेट कैसे करवाऊंगा मैं? तो मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं आपको भी बुलवाऊं अपने साथ। तो इसलिए इसको इससे बुरा नहीं मानना है। याद रखिए कि ये इंटरेक्शन का एक बेहतरीन तरीका यही हो सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो इसलिए बेटा प्लीज बोलने की आदत डालें और बोलिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो बोलिए, सीखिए बोलना। खैर, तो अब फिर से मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, डाउट पे आता हूँ, बच्चे का डाउट है। इससे पहले कि मैं उस डाउट पे आऊँ, मुझे बताइए आयुष, कैन यू टेल मी वेलोसिटी इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी और इट इज ड्राइव्ड क्वांटिटी? व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इट इज? Derived. वेरी गुड। अब मैं बच्चे का एक डाउट बताता हूँ। मैंने बोला कि जितनी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है वो ड्राइव होती है फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज। मैंने कहा हाँ। बच्चे ने बोला सर यही होता है। हमने कहा हाँ। तो बच्चे ने बोला कि सर एक्सेलरेशन तो लेकिन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। आपने कहा कि इसमें दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी होंगी ना, बट यहाँ तो वेलोसिटी और वेलोसिटी तो सर ड्राइव क्वांटिटी है। तो आप तो गलत बोल रहे हो सर, गलत बोल रहे हो सर, गलत। कोई मुझे इसका आंसर बता सकता है कि मास्टर ने गलत बोला या उस बच्चे ने थोड़ा कम समझा? वेलोसिटी भी जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो भी एक तरह से फंडामेंटल पे डिपेंड कर रही है, तो एकदम अगर उसको खोलेंगे तो फिर वो अलग बन जाएगा। अरे वाह हीरा बच्चा भाई, बस यही बात है, यही सिर्फ आपस में बात होती है तो मजा आता है भाई। वेलोसिटी ड्राइव्ड है, बट वो भी कैसे ड्राइव हुई है? तो वो भी तो फंडामेंटल ही से आई है ना। वेलोसिटी को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बाय टाइम कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर हो गया ना सर। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर हो गया तो डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, है तो वो लेंथ ना। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह हम कह सकते हैं कि फिर से लेंथ, और लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर हो गया ना फंडामेंटल दोनों। इसका मतलब है जितने भी ड्राइव्ड क्वांटिटी हैं ऑल ऑफ देम आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो अब मैं फिर से इन चीजों को समराइज कर देता हूं कि मैंने अभी तक जो आपको समझाया वो ये समझाया कि फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है। तो मैंने आपसे बोला कि कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टी मैटर की जिसको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। फिर मैंने आपको ये बताया कि फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली दो टाइप की होती है, एक को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरे को हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल का मतलब होता है ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं करती फॉर इट्स मेजरमेंट, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज फंडामेंटल। और दुनिया में सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। अदर देन दैट ऑल अदर क्वांटिटीज आर ड्राइव्ड। अब ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या है? तो मैंने आपसे बोला कि ड्राइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं फॉर इट्स मेजरमेंट। तो दुनिया की जितनी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है वो सारी की सारी क्वांटिटी ड्राइव हुई है फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये इतनी चीजें अभी तक मैंने आपको समझाया है। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब एक और छोटा सा डेफिनेशन हम समझते हैं। बस मैंने पहले ही बोला था कि आज डेफिनेशन का खेल चल रहा है। ठीक है, कहानी में थोड़ा सा जो चीजें और पढ़ने वाली आएंगी वो तो नेक्स्ट क्लास से आएंगी, बट आज की क्लास में ज्यादा बस डेफिनेशन जैसी बातें हैं, सिर्फ छोटी छोटी बातें समझने वाली जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बट वो है क्या उसी को हम समझ रहे हैं। अब आते हैं सर दूसरी बात पे। दूसरी बात है हमारी दूसरी बात कि मेजरमेंट का क्या मतलब है और यूनिट का क्या मतलब है, इन सब की बात समझते हैं। देखिए मेजरमेंट का क्या मतलब है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। हम ये जानते हैं मेजरमेंट बचपन से सुनते आ रहे हैं, भाई लेंथ मेजर कर लो, मास मेजर कर लो, बट ये मेजरमेंट है क्या भाई? मेजर करने में हम करते क्या है? तो इसको समझो सर, मेजरमेंट इज बेसिकली अ प्रोसेस। ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम एक्चुअली में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, एक्चुअली में क्या करते हैं मेजरमेंट में? कंपैरिजन करते हैं। समझो, जैसे मैं आपसे कहूं ये एक पेंसिल है, ये पेंसिल आप लोगों को दिखाई दे रही है? ये बच्चों, मेरे हाथ में ये व्हाइट कलर की पेंसिल, Yes. और मेरे बच्चों ये समझना, ये पेंसिल नॉर्मल वाली नहीं है, ये एप्पल वाली पेंसिल है। एप्पल पेंसिल जेन 1 है। एप्पल पेंसिल क्या है? फर्स्ट जनरेशन है सेकंड जनरेशन। क्या बात कर रहे हैं तुम भी ना, सेकंड वाला
ठीक है, मतलब मास्टर ये फ्लॉन्ट करना चाह रहा है कि मास्टर के पास भी अच्छी चीजें हैं भाई। कर चलो, ये पेंसिल है, अगर मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है तो मैं कैसे मेजर करूं? तो प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस ये होगा कि इसके पास एक स्केल ला के रख दूं और उस स्केल का जितना लेंथ इससे कंपेयर हो जाएगा, हम कहेंगे इस पेंसिल का लेंथ उसी लेंथ के बराबर है। अगर मान लो कि मैं आपसे कहूं कि एक मीटर का स्केल लाके इसके पास रखा और इसका जो लेंथ है वो स्केल के 20 सेंटीमीटर से कंपेयर हुआ, तो हम कहेंगे कि इस पेंसिल की लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमने किया क्या? हमने कंपैरिजन किया सर, सीधा सीधा कंपेयर किया भाई। किस चीज को? लेंथ को। किसके साथ कंपेयर किया? लेंथ को मेजर करने का जो स्टैंडर्ड स्केल है उसके साथ कंपेयर किया। अब लेंथ को मेजर करने वाला जो स्केल है उसके साथ किया, ऐसा नहीं कि मास को मेजर करने वाला स्केल ले लो। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक कॉमन बैलेंस है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, और कॉमन बैलेंस पे अगर मुझे कोई मास मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे मास? क्या करेंगे बच्चों? तो सर आपको पता है कि इधर एक वेट रखते हैं इधर, और इधर वो ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसका हमें मास मेजर करना है, तो हम कंपेयर ही तो करते हैं इस पर। अब ऐसा तो नहीं करते कि मास को मेजर करने के लिए हम लेंथ को मेजर करने वाला स्केल ले आए और उसके साथ कंपेयर करें, ऐसा तो नहीं कर सकते। इसी तरह से लेंथ को अगर मेजर करना हो तो कॉमन बैलेंस ले आए और कहें लेंथ मेजर करेंगे, तो ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब मेजरमेंट एक प्रोसेस है कंपैरिजन का, बट किसके साथ? जिस क्वांटिटी को आपको मेजर करना है उसी क्वांटिटी के स्टैंडर्ड स्केल के साथ। नहीं आया? नहीं आया? नहीं समझ आया? अरे आ गया सर। बात समझ आई? तुम लोग यार बहुत उदास उदास हो, जबरदस्ती बोल रहे हो क्या कि समझ आ गया? नहीं सर, आ गया। ठीक है, मतलब अगर हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो उसको मेजर करने का जो स्टैंडर्ड स्केल उसके साथ हम कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने पर जो वैल्यू आएगी हम कहेंगे वो उसकी मेजर्ड वैल्यू। तो बेसिकली आपसे कोई पूछ ले मेजरमेंट क्या है, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, इट इज द प्रोसेस ऑफ comparing a physical quantity with its standard scale। ठीक है, ये स्टैंडर्ड स्केल से कंपेयर करने का जो ये प्रोसेस है उसी को अपन क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? बोलो। मेजरमेंट। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए, जब भी आप किसी, अब ये तो समझ में आ गया मेजरमेंट का क्या मतलब है। अब जब भी हम किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो उसकी हम कुछ वैल्यू बताते हैं, और साथ साथ हम उस स्टैंडर्ड का भी नाम लिखते हैं जिस स्टैंडर्ड में हमने उस क्वांटिटी को मेजर करा। फॉर एग्जांपल बेटा, अगर मान लो कि मुझे किसी लेंथ को लिखना है, मान लीजिए मैंने लिखा है लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर, तो यहाँ पर 10 जो है वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और मीटर आपको क्या बता रहा है? भाई ये मीटर है, इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड क्या है हमारा लेंथ को मेजर करने का? मीटर। मतलब मीटर स्केल पे हमने इसको मेजर किया। इसी तरह से अगर मैं लिख दूं कि लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो इसका क्या मतलब होगा कि भाई ये वैल्यू है बट स्केल कौन सा हो गया? सेंटीमीटर का स्केल। जैसे ही मैं मीटर कहता हूं आपके दिमाग में खुद ही आ जाता है कि अच्छा ये कुछ लेंथ होगी। सेंटीमीटर कहता हूं तो समझ में आ जाता है अच्छा ये बहुत छोटी लेंथ होगी। इसी तरह से अगर मैं लेंथ को 10 किलोमीटर लिख दूं तो आपके फिर से दिमाग में आ जाता है अच्छा ये कुछ ज्यादा बड़ी लेंथ है ना। तो इसका मतलब है कि जब भी किसी क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है, मेजर्ड वैल्यू, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यू से। क्यू का मतलब है बेटा मेजर्ड वैल्यू, किसी भी क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। और क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू को हम ऐसे लिखते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, वन इज एन, अनदर वन इज यू। एन का मतलब होता है बेटा मैग्नीट्यूड, किसी भी क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो, और यू का मतलब है यूनिट। यूनिट यूनिट है ना, यूनिट को डिफाइन मैं करूंगा बाद में, बट यू का क्या मतलब है? यूनिट। इसका मतलब है कि किसी भी क्वांटिटी का जो मेजर्ड वैल्यू है दैट विल ऑलवेज बी द प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, वन इज मैग्नीट्यूड एंड द अनदर वन वुड बी यूनिट। देखो अगर सिर्फ मैं कह दूं कि लेंथ इज इक्वल टू 20, तो ये मीनिंगलेस है बेटा। हमें क्या पता 20 मिलीमीटर है या सेंटीमीटर है या मीटर है, वो हमें नहीं पता। अगर मैं तुमसे कह दूं कि लेंथ की वैल्यू मीटर में आई है, बट मीटर में कितनी आई है, मैग्नीट्यूड कितना है,
और वो अगर हमने मैग्नीट्यूड नहीं बताया तो भी वो मीनिंगलेस है। इसलिए जब भी हम मेजर्ड वैल्यू लिखेंगे तो दैट मेजर्ड वैल्यू विल ऑलवेज बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। यहाँ तक शायद आपको क्लियर हो गया। Yes, sir. ठीक है। अब देखो ये जो मेजरमेंट है उसका स्टैंडर्ड कुछ भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, अगर लेंथ की बात करूं, इसी तरह से मास की बात करूं तो किलोग्राम हो सकता है, ग्राम हो सकता है, मिलीग्राम हो सकता है, वो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कहलाता है। और सिस्टम ऑफ मेजरमेंट आपको पता होगा कि 4 टाइप का होता है, एक सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस एंड एसआई, जिसमें हम यूज क्या करेंगे, एसआई को यूज करेंगे, हम बाकियों को यूज नहीं करते हैं जनरली। ठीक है, तो खैर उससे पहले कि मैं उस पर जाऊं, मैं एक छोटी सी बात और सिखाना चाहता हूँ यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू से रिलेटेड। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने लिखा 1 मीटर और मैंने लिखा 100 सेंटीमीटर, ये दोनों बात बराबर है या अलग अलग? आर दे सेम और डिफरेंट? 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर एक ही मतलब है दोनों का या अलग अलग मतलब है? सर वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू सेम है। ऑब्वियसली मेजर्ड वैल्यू सेम है ना? बिल्कुल सही बात है कि 1 मीटर को अगर हमने 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब अगर हम मीटर से सेंटीमीटर में वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे, सेम वैल्यू मीटर में ले लें और सेम वैल्यू सेंटीमीटर में, तो इससे मेजर्ड वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम है। बट अगर हम इंडिविजुअली उसका मैग्नीट्यूड देखें तो यहाँ मैग्नीट्यूड 1 है, तो यहाँ मैग्नीट्यूड 100 है। यहाँ अगर यूनिट देखें तो यहाँ यूनिट मीटर है, तो यहाँ यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये सर कि मेजर्ड वैल्यू सेम है बट मैग्नीट्यूड अलग अलग है, यूनिट अलग अलग है, मेजर्ड वैल्यू सेम। इसका मतलब अगर किसी क्वांटिटी को हमने एक सिस्टम में लिखा है N1U1 और उसी क्वांटिटी को, सेम क्वांटिटी दूसरे सिस्टम में लिखा है N2U2, तो उसके मैग्नीट्यूड अलग अलग है, यूनिट अलग अलग है, बट मेजर्ड वैल्यू सेम है। तो मैं यहां से कह सकता हूं N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ये आगे यूज आएगा। इसका मतलब मैं यहां से ये भी कह सकता हूं कि N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू U2 अपॉन U1, कह सकता हूं या नहीं बेटा? हाँ बच्चों, ऐसा लिख सकता हूं? आप में से वेरी गुड, आप में से कौन मुझे बताएगा कि मैग्नीट्यूड एंड यूनिट हाउ आर दे रिलेटेड? मतलब आर दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल? हाउ दे आर रिलेटेड? सर इनवर्सली। एब्सोल्युटली करेक्ट। शिवांगी आप समझी क्या बोला मैंने? ये n और मैग्नीट्यूड एंड यूनिट हाउ आर दे रिलेटेड? आई मीन आर दे रिलेटेड? हाँ सर इनवर्सली होगा। वेरी गुड, दे आर इनवर्सली रिलेटेड। n इज इनवर्सली रिलेटेड टू द यूनिट। कि भाई अगर आपका मैग्नीट्यूड यूनिट अगर बड़ी यूनिट है तो मैग्नीट्यूड कम होगा, और अगर छोटी यूनिट है तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। जैसे अगर हमने लेंथ को मेजर किया एसआई यूनिट में 1 मीटर, तो वही लेंथ सीजीएस में 100 सेंटीमीटर आया। सीजीएस छोटी यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है, और मीटर एसआई यूनिट है, बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो जब यूनिट बढ़ती है तो मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, और जब यूनिट कम होती है तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, बट मेजर्ड वैल्यू हमेशा सेम रहती है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेजरमेंट एंड द मेजर्ड वैल्यू। प्लीज इसको नोट कर लें आप लोग जल्दी से। तो फिर एक दो और छोटी छोटी डेफिनेशंस पे बात करके फिर हम बाकी के चर्चा पे आएंगे, जिसका नाम होगा, जहां से हमारा मेन सिलेबस शुरू होगा, जिसका नाम होगा डायमेंशनल फार्मूला एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उस पर हम आएंगे, बट उससे पहले एक दो और छोटे छोटे डेफिनेशंस में दे देता हूँ। क्या बच्चों? Yes, Sir, noted. अब एक दो छोटी छोटी बातें और, क्योंकि अब जो इसमें जहां पर मैं बोलूंगा कि जहां से 11th में ऑब्जेक्टिव आएगा, वो उस पे आने से पहले मैं एक और छोटी सी बात करूं। इन सब चीजों को शायद आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाए और पूछा भी नहीं जाता। ये सारी बातें तो सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, इंफॉर्मेशन के लिए है आपको, बिकॉज ये चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें इस चैप्टर में आगे। तो एक और छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, उसके बाद मैं वो पॉइंट्स लिखवाऊंगा जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है इस पूरे
टॉपिक से रिलेटेड जो पॉइंट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा उसको मैं लिखवाऊंगा। बट उससे पहले एक और इंफॉर्मेशन की चीज, कोई मुझे बता सकता है कि यूनिट क्या होती है? ये भी हम पढ़ते आए हैं बचपन से। व्हाट इज यूनिट? व्हाट इज यूनिट? तो यूनिट एक तरीका है जिससे कोई भी चीज उसके टर्म्स में मेजर करते हैं। यूनिट फिर से एक बार फिर से प्लीज, एक बार फिर से। तो यूनिट हम उससे कह सकते हैं कि वी मेजर एनी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अ यूनिट। ठीक है, we measure any value in terms of unit. Yes, you are right. But how can we define that? I mean, this cannot be the definition कि जिसके टर्म में हम मेजर करें, बट जिसके टर्म में मेजर करें क्या मेजर करें, मतलब इसका और थोड़ा सा कुछ अच्छा सा आयुष या ऋषिक या शिवांगी, आप लोग में से कोई और, कोई भी, any idea? Does it mean, sir, to measure a quantity, we need to use unit to tell us about the quantity? ठीक है, वो तो आप उसकी विशेषता बता रहे हैं ना, उसके आप प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि यूनिट क्या करता है। तो यूनिट टेल्स यू के हाउ यू हैव मेजर्ड द क्वांटिटी, इन व्हिच स्टैंडर्ड यू हैव मेजर्ड द क्वांटिटी, ये बताता है। अब मैं समझाता हूँ, देखो एक बात समझो, मैं जो समझाने की कोशिश करूंगा उसको समझना, और आज के बाद कोई भी यूनिट पूछे तो एकदम दिमाग में याद आना चाहिए। जैसे देखो, अगर बेटा मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि 1 मीटर, ऑब्वियसली हमें पता है कि यहाँ पर 1 मीटर is the SI unit of length. Am I correct? Tell me yes or no. गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? ठीक है, ये तो सही बोल रहा हूँ। अब अगर आप 1 मीटर इंडिया में मेजर करें, या 1 मीटर आप यूके में जाके मेजर करें, या यूएस में जाके मेजर करें, या यूएई में जाके मेजर करें, 1 मीटर की वैल्यू हर जगह सेम। ऐसा तो नहीं है कि भाई इंडिया का 1 मीटर अलग है और यूके का 1 मीटर अलग होगा, यूएस का 1 मीटर अलग होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर जगह ये 1 मीटर क्यों सेम है भाई? इस बात को समझते हैं। वो इसलिए सेम है कि यूनिट बेसिकली, यूनिट का मतलब होता है कि एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी जो हम चूज करते हैं टू मेजर दैट क्वांटिटी। एक्चुअली में आपको मैंने बताया ना कि मेजरमेंट का मतलब है कंपैरिजन। तो अगर 1 मीटर है तो कितने क्वांटिटी को हम 1 मीटर कहेंगे, या 1 किलोग्राम है तो कितने क्वांटिटी ऑफ मास को हम 1 किलोग्राम कहेंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि 1 सेकंड है तो किस क्वांटिटी को हम 1 सेकंड कहेंगे। ये बेसिकली यूनिट है। यूनिट का मतलब होता है द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ क्वांटिटी चोजन टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी इज बेसिकली कॉल्ड एज इट्स यूनिट। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछिए। जैसे 1 मीटर का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। अब सबको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट, सबको याद होगा शायद, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट बस एक ही बच्चा बोल रहा, बाकी नहीं बोल रहा। फिर से यार कैसे चलेगा फिर? सर 3 into 10 to the power 8 meter per second। बोल लोगे बेटा तो अच्छा लगेगा। खैर 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही बात। अब जब ये लाइट ट्रैवल करेगी तो ऑब्वियसली इट विल कवर सम डिस्टेंस, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इतनी है, तो लाइट अगर ट्रैवल करेगी तो 1 मीटर बेसिकली किस डिस्टेंस को कहा गया? सुनो, द डिस्टेंस, ये लिखना नहीं है, सब सिर्फ इंफॉर्मेशन की चीज है, एग्जाम में पूछेगा नहीं। अगर आप चाहें तो आप को बुक्स में ये होता है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इट विल नेवर बी आस्क्ड इन एग्जाम, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आने के लिए बहुत कुछ है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये सिर्फ एक साइंस के बच्चे को ये चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए आपको सिर्फ ये इंट्रोडक्शन में बताया जाता है। तो लाइट का जो डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करती है इन अ टाइम ऑफ 1/2997992792456 सेकंड्स, इतने सेकंड्स में जो लाइट डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम 1 मीटर कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन फॉर 1 मीटर। अब ये डिस्टेंस कितना होगा मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, डोंट वरी, बट इस बात को समझिए। 3 into 10 to the power 8 ये आपकी स्पीड है, और टाइम कितना है? 1/299799456, ये आपका टाइम है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिस्टेंस आएगा। अब चाहे आप इंडिया में ये डिस्टेंस मेजर करें या आप यूके में करें, हर जगह स्पीड ऑफ लाइट तो यही रहेगी ना। तो जब हर जगह ये स्पीड ऑफ लाइट यही है और सब इसी टाइम में डिस्टेंस को मेजर करेंगे, इतनी वैल्यू ऑफ टाइम में, तो ये 1 मीटर तो हर जगह सेम होगा ना। तो बेसिकली जो ये यूनिट बनाई गई है, एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया है कि अगर हमें किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना है तो उसको किस स्टैंडर्ड के साथ हमें कंपेयर करना है, कितना अमाउंट ऑफ उस सब्सटेंस के साथ हम उसको कंपेयर करेंगे तो उसको हम 1 मीटर या 10 मीटर कहेंगे।
That is basically called as unit. Is it clear or not? The unit अगर आपसे कोई पूछ ले तो the amount, the standard amount of a substance, the standard amount of a physical quantity chosen to measure the physical quantity of same kind is known as its unit. Is it clear? बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए जिस तरह से हमने क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में ड्राइव किया था, यूनिट भी दो पार्ट में ड्राइव होती है, को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, और इसकी डेफिनेशन में ना भी दूं तो भी आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या होगा ये फंडामेंटल यूनिट, और दूसरी यूनिट होती है ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होगी तो ऑब्वियसली आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट होगी, ठीक है, और जो ड्राइव्ड क्वांटिटी की यूनिट है वो ड्राइव्ड यूनिट होगी, है ना। यूनिट भी दो टाइप के हैं, फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट, दैट इज लेंथ, सॉरी आपसे मैं ये कह सकता हूँ यूनिट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब हो गया यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज सिंपली, और सिंपल भाषा में इसको हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ये यूनिट ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज को हम ड्राइव्ड यूनिट कहेंगे और यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। यहाँ तक कोई कष्ट, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, सिस्टम ऑफ यूनिट का क्या मतलब होता है, ये सिस्टम ऑफ मेजरमेंट का क्या मतलब होता है, ये सब सिर्फ सुन लो, काम की बात याद रखना है। SI आपने सुना होगा, CGS आपने सुना होगा, MKS आपने सुना होगा, FPS, ठीक है, ये कहलाता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स का क्या मतलब होता है, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स या ऐसा स्टैंडर्ड जिसमें सारी क्वांटिटी की यूनिट्स अवेलेबल हो, उसको हम सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। सिस्टम आप समझते हैं ना कि सिस्टम किसी भी चीज को करने का वो एक तरीका जो होता है, तरीकेकार जिसको हम कहते हैं, तो वो सिस्टम कहलाता है। और आजकल अभी सिस्टम वाला वर्ड बहुत ज्यादा चल रहा है अपने यहाँ, तो सिस्टम आपको एक कुछ तो आइडिया होगा। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब है बेटा कि ऐसा कोई अरेंजमेंट जिसमें सारी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स अवेलेबल है, उसको अपन सिंपली सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। और इसके आप याद रखिएगा कि हमारा जो भी डिस्कशन होगा वो सिस्टम ऑफ यूनिट हमारा क्या होगा, SI में होगा। किसमें डिस्कशन होगा बेटे मेरे लाल? SI। फिर से बोलो जल्दी सारे के सारे, किसमें करेंगे हम लोग? SI, है ना। कौन सी यूनिट चूज करेंगे हम लोग? SI, ठीक है, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इससे एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क का या 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है कि SI यूनिट क्यों, है ना, SI यूनिट्स हम क्यों चूज करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ SI यूनिट्स या बेनिफिट्स ऑफ SI यूनिट फॉर द मेजरमेंट। SI यूनिट्स क्यों, एडवांटेज ऑफ SI यूनिट क्या है, एडवांटेज, यहां से आपको 1-2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको लिख लीजिएगा जो मैं आपको बताऊंगा। एडवांटेज ऑफ SI यूनिट, सबसे पहले एडवांटेज है कि ये कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ठीक है। सबसे पहला एडवांटेज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। ये कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब होता है सर, इसका मतलब ये होता है कि सारी की सारी जितनी भी ड्राइव्ड यूनिट्स हैं उसको आप सिंपली ऑब्टेन कर सकते हो बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द फंडामेंटल यूनिट्स। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब है कि आपको अभी बताया ना कि जितनी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी की यूनिट्स हैं वो सारी की सारी ड्राइव होती है किससे, फंडामेंटल यूनिट से। तो फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव करने के लिए, मतलब किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी की यूनिट को ड्राइव करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी से आप या तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे या सिंपल डिवीजन करेंगे, कोई और फैक्टर आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। तो कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब है कि यूनिट ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटी कैन बी ऑब्टेन्ड by simple multiplication and division of fundamental units.
units without introducing any other factor। ठीक है, बिना किसी और फैक्टर को इंट्रोड्यूस किए हुए। अब ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, वरना अगर नहीं पूछा। जी सर मुझे पूछना था सर, जैसे हम रेजिस्टेंस पढ़ते हैं तो सर उसमें जो हम रेजिस्टिविटी लेते हैं वो जो कांस्टेंट होता है, तो कोई दूसरा फैक्टर कंसीडर नहीं हुआ? नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये थोड़ी बोला कि रेजिस्टेंस आप मेजर करते हैं। आप इस बात को समझ लीजिए, मैंने ये नहीं बोला कि रेजिस्टेंस आप मेजर, बेसिकली रेजिस्टिविटी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो रो एल अपॉन ए में अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टिविटी भी आपकी क्या है, तो रेजिस्टिविटी भी बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। ये कोई फैक्टर नहीं है जो वहां पर इन्वॉल्व है, ये भी अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब फैक्टर आप किसको कहते हैं? फैक्टर का मतलब समझो यहाँ पर, जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोई चीज अगर मुझे मेजर करनी है, जैसे आप 1 पाउंड, ये जो मास होता है 1 पाउंड, ठीक है, 1 पाउंड का मास, ये 1 पाउंड का मास का मतलब होता है 453 ग्राम्स, ठीक है, बात समझ रहे हो? 453 ग्राम्स है ना। तो अगर आपको इस यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, तो 453 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? 453 का फैक्टर आपको यूज करना पड़ेगा या नहीं? सोच के देखिए आप पहले। सर जिसने पूछा था। यस सर। तो फैक्टर का मतलब ये कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू और कुछ और उसमें इंट्रोड्यूस करना पड़े, ठीक है, उसको हम फैक्टर कहेंगे। समझ रहे हैं आप? यस सर। रेजिस्टिविटी इज नॉट अ फैक्टर, बिकॉज इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये अपने आप में एक क्वांटिटी है। क्योंकि आप हर कंडक्टर के लिए अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है वो अलग अलग आती है सर, ठीक है। तो हर कंडक्टर में ये रेजिस्टिविटी इज इट्स प्रॉपर्टी, इट्स द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ दैट कंडक्टर इटसेल्फ, इट इज नॉट अ पर्टिकुलर फैक्टर विच इज सेम, और जिसको हमें हर बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। ये एक वो पर्टिकुलर फैक्टर नहीं है। तो सर जो हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लेते हैं ग्रेविटी के उसमें, नहीं, तुम समझे नहीं। वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो बेसिकली आप ये है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनैलिटी है कि भाई m1 m2 और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो ये जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो ये फॉर्मूले में है ना, gm1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये यूनिट चेंज करने में थोड़ी है। ये अगर हम यूनिट लिखें तो एक बात बताओ, ये यूनिट फोर्स की यूनिट अभी भी न्यूटन है या नहीं है? यस सर। ठीक है, क्या इसके इन्वॉल्व होने से ये फोर्स की कुछ यूनिट बदल गई? अगर मान लीजिए कि हम ये कह लें फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तब भी फोर्स की यूनिट न्यूटन है या नहीं है? सर है ना। तो ऐसा तो नहीं हुआ बेटा कि इस केस में फोर्स की वैल्यू बदल गई या फोर्स का यूनिट चेंज हो गया। भाई अभी भी वो न्यूटन है और अभी भी वो न्यूटन है, क्लियर है, चाहे वो फोर्स कैसे भी मेजर हो। यस सर। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए कि मुझे आपको स्पीड की यूनिट निकालनी है, तो स्पीड की यूनिट में हम सिंपली क्या करेंगे, डिस्टेंस की यूनिट और टाइम की यूनिट को आपस में डिवाइड कर देंगे, तो स्पीड की यूनिट निकल। बट उस स्पीड की यूनिट को लाने के लिए हमें ऐसा नहीं होगा कि अगर स्पीड की यूनिट हम ला रहे हैं, स्पीड की यूनिट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड्स, ठीक है, और डायरेक्टली हम इसको लिख देंगे सिंपली मीटर पर सेकेंड। ये फंडामेंटल यूनिट्स, एसआई यूनिट को हमने सिंपली ये कर दिया। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि अगर मुझे इसको अगर फीट पर सेकंड में कन्वर्ट करना, ठीक है, तो वहां पर फिर फैक्टर रटना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होती है भाई। ये फीट पर सेकंड में, अगर मान लीजिए कि यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बजाय मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, उसको अगर किसी फीट में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर कितना फीट होता है वो रटना पड़ेगा आपको, या नहीं? सोच के देखिए। हाँ सर। तो वो वाला फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना आपको, या डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन जब हम एसआई में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसा कोई फैक्टर मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, यूनिट हम बहुत आसानी से निकालते हैं। दूसरा, इट इज रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। कोई मुझे बता सकता है रेशनल का क्या मतलब?
रेशनल का कोई मतलब बता सकता है? नहीं बता सकता। इसका मतलब है यूनिट ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी will also be same irrespective of nature of that quantity. मतलब मैं समझाता हूँ। मुझे एक बात बताओ, कितने टाइप की एनर्जी आप लोगों ने सुना है जीवन में? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर देयर? मतलब जो सुना हो आप लोगों ने। हीट, इलेक्ट्रिकल, काइनेटिक, बहुत सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। क्या बोलते हो आराध्या, कौशल? या तुम लोग थक गए लगता है? बस अच्छा आखिरी बात है सर हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, है ना? सब अपने अपने में पोटेंशियल अलग। एनर्जी। वेरी गुड। सब अपने अपने में एक दूसरे से डिफरेंट एनर्जीज है। जैसे अगर मैं साउंड एनर्जी कहूँ तो साउंड एनर्जी अलग एनर्जी है, लाइट एनर्जी कहूँ तो लाइट एनर्जी अलग एनर्जी है। बट बेटा एनर्जी चाहे कोई सी भी हो, वो साउंड हो, लाइट हो, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो, कोई सी भी हो, सबकी यूनिट जानते हो क्या होता है एसआई सिस्टम में? जूल। सीधा। चाहे वो कोई सी भी क्वांटिटी हो, अगर वो एनर्जी है तो सारी एनर्जी चाहे वो किसी भी फॉर्म की हो, वो उसकी यूनिट जूल होगी। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ फोर्स, तो फोर्स बहुत सारा हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, है ना, एक्सटर्नल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, आपका कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कोई सा भी फोर्स, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो इसका मतलब है कि एज लॉन्ग एज द क्वांटिटी इज सेम, द यूनिट विल आल्सो बी सेम। ठीक है, वैसे तो ये दो काफी हैं आपके लिए, दो याद रख लोगे, मैक्सिमम दो पूछा जाता है। अगर आपको तीसरा भी पूछ ली, मतलब 3 याद रखोगे तो 2 तो कम से कम याद रहेगा ही रहेगा। तीसरा एडवांटेज ये है कि इट इज इंटरनेशनली, आसान वाला लिखवा रहा हूँ, इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट। भाई मतलब हर जगह एक्सेप्ट करते हैं हम इस यूनिट को, हर जगह दुनिया में हर कोने में इस यूनिट को एक्सेप्ट किया जाता है। इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट, so this is also the advantage of SI unit. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सर जी। तो जो एम्पेरिकल फॉर्म ऑफ मेजरमेंट होता है वो नहीं यूज होता फिजिक्स में देखा जाए तो? नहीं समझा, फिर से बोलो, कौन सा मेजरमेंट कह रहे हो? सर जो पाउंड वाला और जो ये माइल्स वगैरह। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। एम्पेरिकल फार्मूलाज जो है या एम्पेरिकल फॉर्म ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो बिल्कुल होता है और हो सकता है। बट हम लोगों की जो इंडियन स्टैंडर्ड में जो हम लोग यूनिट यूज करते हैं वो एसआई यूनिट में ही यूज करते हैं। बिकॉज और बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसकी वैल्यू भी एसआई यूनिट में ही हम याद भी करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों ने याद किया होगा, 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब खुद सोचो कि न्यूटन इज एसआई यूनिट, मीटर इज एसआई यूनिट, कूलम इज आल्सो द एसआई, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम कहां से, सॉरी माय मिस्टेक, पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिए सारी की सारी एसआई यूनिट है और वैल्यू हमने किस में रटा? एसआई यूनिट में। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए सीजीएस यूनिट में इसकी वैल्यू, तो आपको नहीं याद होगी सीजीएस में इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू सीजीएस में होती है 6.67 into 10⁻⁸। क्या आपको याद है? क्या आपको कभी याद कराया गया? नहीं, क्योंकि हम लोग अपने यहाँ जो क्वांटिटी की यूनिट हम जो यूज करते हैं वो किस में करते हैं? एसआई में। इनफैक्ट फिजिक्स में जो चीजें कैलकुलेट की गई हैं या कांस्टेंट क्वांटिटीज की भी जो वैल्यू फाइंड करी गई है या बताई गई है, वो भी किस टर्म्स में बताई गई है? वो भी हमें बताई गई है एसआई यूनिट्स। क्लियर है? हाँ, उसको अगर कोई अपने रीजन के अकॉर्डिंग उसको वो चेंज कर ले, पाउंड में कर ले, ठीक है भाई, मास को वो पाउंड में लिखे तो वो एक अलग बात है। बट ये जो यूनिट है वो हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है, तभी वो यूनिट हम हर जगह याद रखते हैं। वो पर्टिकुलर रीजन में अगर वो जैसे माइल्स, तो हम इंडिया में वैसे भी डिस्टेंस कभी सुना है किसी से माइल्स? जनरली नहीं, इंडिया में हम जनरली माइल्स नहीं यूज करते, है ना। बट वही यूएस में चले जाओ तो वो लोग ज्यादा माइल्स में डिस्टेंस को मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो उस रीजन में माइल्स में मेजर करते हैं। बट इंटरनेशनली क्या एक्सेप्ट हो रहा है? इंटरनेशनली मीटर एक्सेप्ट हो रहा है। तो देखो
यूनिट कोई सी भी कहीं पर भी यूज हो सकती है। ये नहीं है कि भाई फिजिक्स में जो यूनिट है वो माइल्स में नहीं हो सकती, पाउंड नहीं हो सकता, वो क्यों नहीं सकता, बट हम लोग इसमें सारी चीजों को यूज करते हैं एसआई, क्योंकि एसआई में सॉल्व करना चीजों को ज्यादा आसान भी है, उसके लिए कोई स्पेशल फैक्टर रटने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसमें सिंपली अगर आपको कन्वर्जन करना हो तो 10 के पावर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके कर लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि मैं आपसे कहूँ कि भाई 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो आप सिंपली लिख देंगे 10 का पावर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, बट अगर मैं आपसे यही कह लूं कि कि 1 मीटर को इंच में कन्वर्ट करो, तो बताओ तो कैसे कन्वर्ट करोगे, मतलब कितना होता है? हाँ भाई, 1 मीटर इंचेस में याद है आपको? ऋषिक पूछ रहा था ना शायद, ये 200 नहीं, ऑलमोस्ट 40 इंचेस होते हैं, ऑलमोस्ट 39 पॉइंट समथिंग है। तो अब मुझे बताओ कि कौन सा वाला मेथड आसान है? 10 के पावर के टर्म्स में चीजें आसान रहेंगी या इस तरह के फैक्टर्स रटना आसान रहेगा? 10 की पावर में। जाहिर सी बात है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं और इसीलिए ये ज्यादा एक्सेप्ट होता है। ये यूजर फ्रेंडली है ना, आसानी से हम इसको यूज कर सकते हैं। मगर अगर दूसरे यूनिट्स के में अगर हम करें तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट उसके लिए स्पेशल फैक्टर्स हर केस के लिए आपको अलग अलग रटना पड़ेगा। जैसे अगर 1 फीट कहते हैं तो उसका अलग फैक्टर रटना पड़ेगा, 1 पाउंड कहते हैं तो 453 ग्राम रटना पड़ेगा। तो ये मसला है। लेकिन एसआई में बेनिफिट क्या है कि 10 के पावर में हम किसी भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है सर? यस सर। सर तो जी जी सर, इंडिया में मेट्रिक सिस्टम यूज होता है? यस, बिल्कुल होता है। सर तो जेई वगैरह में सीजीएस में नहीं, सब एसआई में ही होता ना जो पूछने क्वेश्चन। अरे लाल, कई जगहों में जो चीजें होंगी वो सब के सब एसआई में होंगी। हाँ, अगर कहीं पर जैसे सीजीएस में दे भी दिया जाए तो आप कन्वर्ट करेंगे उसको एसआई। जैसे फॉर एग्जांपल इस बात को समझो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कह दूं कहीं पर, जनरली हम लोग एसआई में ही कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि स्पीड ऑफ अ बॉडी, अब देखिए स्पीड मैं कह दूं या वेलोसिटी कह देता हूँ, चीजों को समझे। वेलोसिटी मैं आपसे कह दूं कि 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर क्यों करूंगा, मैं आपसे कह देता हूँ 10 किलोमीटर पर आवर मान लीजिए। ठीक है, वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैं दे देता हूँ आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और आपको इक्वेशन यूज करनी है ये वाली, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली। तो अगर ये इक्वेशन यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे मुझे ये बताइए। या तो आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, या आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे या नहीं बेटा? यस सर, करेंगे। ठीक है, ज्यादा आसान क्या रहता है? तो ज्यादा आसान रहता है, ज्यादा आसान रहता है 5/3 से इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे, ज्यादा आसान है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है। इसको किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये ज्यादा गंदा होगा। सर ये 5/18 वाला बता दोगे कैसे होगा? ये 5/18 वाला क्योंकि किलोमीटर पर आवर है ना, तो 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो 1000 मीटर हो जाएगा, और आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करो तो 1 आवर में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकंड्स। ठीक है, तो 3600 हो जाएगा। मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 आवर में 1 आवर कंटेन्स हाउ मेनी सेकंड्स, तो 3600 सेकंड्स। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये आ गया 2 5 से 10, 2 18 द 36, तो ये कितना आ जाएगा 5/18। समझे बच्चे? हाँ भाई, यस सर, समझ गया। ठीक है, तो कुछ और यूनिट्स आपकी उत्सुकता को देखते हुए मुझे लग रहा है कि कुछ और चीजें जरूर सिखाऊंगा मैं, बट कुछ और यूनिट्स पे मैं डिस्कशन करूंगा, आज नहीं, नेक्स्ट डे जो आपके साथ में क्लास अगर होगी तो नेक्स्ट डे में इस पे कुछ और चीजों को डिस्कस करूंगा, कुछ और यूनिट्स के बारे में आपको समझाऊंगा, जैसे लाइट ईयर है, जैसे पारसेक है ना, इस तरह की यूनिट्स, जैसे माइक्रोमीटर का क्या मतलब है, इस तरह की यूनिट्स पे भी हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट डे। उसी में हम एक रेडियन
डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों पे कुछ और डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट डे। उसके बाद फिर हम डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल एनालिसिस वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो रेस्ट विल डिस्कस नेक्स्ट डे। थैंक यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सर। Thank you, sir.